वेदांशी आदित्य और आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 जॉनी एप्पल सीड के जो एक्सरसाइज हैं उन्हें फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो आप सभी अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें, अपने हाथ में एक पेंसिल रखें और रेडी हो जाएं। ठीक है, हम अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, What did Johnny Appleseed's family make from apples? जॉनी एप्पलसीड की फैमिली एप्पल से क्या बनाती थी? तो जॉनी एप्पलसीड्स फैमिली मेड सॉस, साइडर्स, बटर एंड विनेगर फ्रॉम एप्पल्स। क्या बनाती थी? तो सॉस बनाती थी, साइडर्स बनाती थी, बटर बनाती थी, विनेगर बनाती थी एप्पल से। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब जॉनी एप्पलसीड इन 3 सेंटेंसेस। आपको जॉनी एप्पलसीड को ना 3 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। तो देखो, जॉनी एप्पलसीड was a man of medium height, blue eyes, light brown hair, slender and alert. He loved the outdoors. He was kind-hearted. ये थे हमारे 3 सेंटेंसेस। सो आप इसे अपनी बुक में लिख लेंगे। फिर थर्ड क्या है देखो, Why was Johnny Appleseed said to be funny looking? क्यों कहा जाता था कि जो जॉनी एप्पलसीड थे वो फनी लुकिंग थे? तो Johnny Appleseed was said to be funny looking because of the way he was dressed in coffee sacks. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉफी सैक्स पहनते थे। फिर फोर्थ में देखो, What does the story on Johnny Appleseed tell you of the following? हमने जो जॉनी एप्पलसीड की स्टोरी पढ़ी है ना, उसमें से आपको इनके बारे में क्या पता चल रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखो, फोर्थ का ए है, स्किन ऑन हिज फीट। उनके पैर की स्किन कैसी थी? तो स्किन के बाद ना आपको ऐसे ही लिख देना है, जैसे मैंने ए में लिखा है ना, आप कैपिटल से शुरू नहीं करेंगे, स्मॉल से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने सोक और स्लेप्ट को छोटा लिखा है ना, तो ए में आप लिखेंगे स्किन ऑन दिस फीट के बारे में, उनकी पैर की स्किन कैसी थी। सो थिक दैट इवन अ रैटल स्नेक कुड नॉट बाइट थ्रू इट। ऐसा बोला गया ना कि उनकी स्किन जो है वो इतनी थिक थी जो पैर की थी कि अगर कोई सांप उन्हें काटे, रैटल स्नेक उन्हें काटे, तो भी वो काट नहीं पाएगा। फिर बी है हमारा, द प्लेस वेयर ही स्लेप्ट। वो कहाँ पे सोते थे, इस बारे में स्टोरी में क्या बताया गया है? तो slept on bare ground in the open forest with his feet to a small fire. तो वो जमीन पे सोते थे, एकदम खाली जो जमीन होती है वहां पे सोते थे, और उनका जो पैर था वो छोटी सी आग वो जला लेते थे रात के टाइम पे, और अपने पैर को उसके तरफ रख देते थे ताकि उन्हें थोड़ी हीट मिलती रहे और वो आराम से सो जाते थे। तो ये हैं आपके 4 आंसर्स। ए बी सी बाद में लिखवाएंगे, पहले आप इन्हें लिखो। वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस लिखते हैं। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं फोर्थ के सी में। यहाँ पे पूछा गया है द काइंड्स ऑफ स्टोरीज ही टोल्ड। उसने किस टाइप की स्टोरीज बताई हैं? ठीक है, वो क्या किस टाइप की स्टोरीज सुनाते थे? तो टेल्स ऑफ वाइल्डरनेस एडवेंचर्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। ठीक है, वाइल्डरनेस के एडवेंचर्स के बारे में बताते थे और बाइबल की स्टोरीज सुनाते थे। फिफ्थ, फ्रॉम वेयर डिड जॉनी कलेक्ट द एप्पल सीड। जॉनी एप्पल सीड कहाँ से लेकर आते थे, कलेक्ट करते थे? तो जॉनी कलेक्टेड द एप्पल सीड्स फ्रॉम साइडर मिल्स। वो साइडर मिल्स से एप्पल सीड्स कलेक्ट करते थे। फिर सिक्स्थ, व्हाई वाज जॉनथन चैपमैन कॉल्ड जॉनी एप्पलसीड। जॉनथन चैपमैन को जॉनी एप्पलसीड क्यों कहा गया? तो Jonathan Chapman was called Johnny Appleseed because he created numerous apple nurseries, sowed the seed and tended to the apple trees and sold them. तो उन्हें जॉनथन चैपमैन को जॉनी एप्पल सीड इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एप्पल नर्सरीज बनाई, जगह जगह पे सीड्स लगाए और एप्पल ट्रीज को बढ़ाने में हेल्प की, इसलिए उन्हें जॉनी एप्पल सीड के नाम से जाना गया और वो उन्हें बेचते भी थे। फिर व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैरियर। एक वर्ड यहाँ पे है कैरियर, उसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है?
तो वो है ट्रांसपोर्टर। कैरियर मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, जो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज लेकर जाए वो ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, तो आप ए ट्रांसपोर्टर पे टिक करेंगे सेवेंथ में। फिर है एट, व्हाट डू लेजेंड्स टॉक अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉनी। लेजेंड्स जो हैं, ये जो पुरानी स्टोरीज है, उसमें जॉनी की इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब उनके बारे में क्या बताया गया है। तो हिज काइंडनेस, उनकी काइंडनेस के बारे में, वो कितने नर्म दिल थे, उनके बारे में क्या बताया गया है। तो जॉनी वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस एंड जनरॉसिटी टू ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सभी के साथ अच्छे से रहते थे और एनिमल्स के साथ भी। He gave away all his good clothes to the needy, उन्होंने अपने सारे अच्छे कपड़े उन्हें दे दिए जिन्हें इनकी जरूरत थी। ठीक है, फिर बी है his love for children, उनके बच्चों के प्रति प्यार कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो he was a great friend of the children, वो बच्चों के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। He often entertained children with tales of his wilderness adventures and stories from the Bible. वो बच्चों को ना ये जो स्टोरीज है अपने बचपन की, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो किस टाइप से मस्ती करते थे, खेलते थे, ऐसी स्टोरीज बताते थे। साथ में बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसे भी वो बच्चों के साथ शेयर करते थे। ठीक है, सो ये आप जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं इसे रब कर रही हूँ, और जो हमारा लास्ट है सी, एक काम करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ सी को। एट्थ का जो सी है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर एक साथ इसे रब कर दूंगी। हिज लव फॉर एनिमल्स, उनका प्यार एनिमल्स के लिए। तो ही लव्ड एनिमल्स एंड नेवर किल्ड देम इवन फॉर मीट। सो अब आप इसे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं इसे रब करती हूँ, और अब हम आगे जो हमारा है बुक में वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो। देखो, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको कुछ वर्ब दिए गए हैं और उनके नाउन फॉर्म दिए गए हैं। आप सभी अपने अपने बुक के पेज नंबर 15 पे आ जाएं। ठीक है, दिख रहा है आपको पेज नंबर 15, यहाँ इसे आप ओपन करें, और यहाँ पे देखो, वर्ब से नाउन बनाना आपको बताया गया है, या फिर नाउन से वर्ब आप कैसे बना सकते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव से नाउन, या फिर नाउन से एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वर्ब है एक्ट, तो नाउन होगा एक्शन। आप अपनी बुक में देखते जाएं। पहला था, देखो सबसे पहले जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है ना, उससे ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो है डेवलप, वो वर्ब है। तो डेवलपमेंट नाउन, डेवलप डेवलपमेंट। वैसे ही एक्ट एक्शन, एग्री agreement, complete completion, connect connection, destroy destruction, converse conversation, educate education, produce production, grow growth, prefer preference। ठीक है, ये वर्ब से नाउन कैसे आप बनाओगी वो आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर है यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स जिनसे आप नाउन बनाते हो। तो आप नीचे वाले बॉक्स पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिनसे हम नाउन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है जेनरस, तो उसका नाउन फॉर्म होगा जेनरोसिटी, जेनरस जेनरोसिटी। वैसे ही काइंड काइंडनेस, फनी फन, फेमस फेम, वाइल्ड
वाइल्डरनेस। ठीक है, ये थे हमारे एडजेक्टिव जिनसे हमने अभी अभी नाउन बनाया। ये आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है, ये आपको पूरा लर्न होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है, चाहे फिर वो वर्ब से आपको नाउन बनाना हो या फिर एडजेक्टिव से नाउन बनाना हो, आप इसे लर्न करेंगे, साथ में आपको इसे अपनी इंग्लिश की कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। तो राइट vocabulary and pronunciation in your English copy। ये होमवर्क है बेटा आपका, ठीक है, आपको इसे इंग्लिश कॉपी में लिखना है। तो चलो अब आप पेज टर्न करो और जल्दी से एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे, ठीक है। तो पहला है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब्स और एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। यहाँ पे कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको इनके नाउन फॉर्म्स को लिखना है। पहला है farmers produce all the food for us, they work a lot for the blank of food। तो आपको ब्लैंक में क्या करना है, नाउन फॉर्म लिखना है। तो प्रोड्यूस का नाउन फॉर्म होता है प्रोडक्शन। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उसका जो ए है उसमें प्रोड्यूस का होगा प्रोडक्शन, तो आप ब्लैंक में प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर बी, नेक्स्ट है वी नीड टू कन्वर्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी से। कन्वर्स जो है एक वर्ब है, उसका नाउन फॉर्म जो होगा वो होगा कन्वर्सेशन। आप उसे कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि देखो फुल स्टॉप के बाद आपको ब्लैंक दिया गया है। तो कन्वर्सेशन, CONVERSATION, कैपिटल में लिखना ना भूलें क्योंकि फुल स्टॉप के बाद ब्लैंक है, आपका सेंटेंस ही इससे शुरू हो रहा है। फिर सी, द पुअर मैन इज वेरी हंग्री। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, हंग्री जो है भूखे हैं पुअर मैन। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक फॉर द पास्ट फ्यू डेज, तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हंगर फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है। हंगर HUNGER, ये भूख होता है। फिर माई मदर इज वेरी केयरिंग, ये एक एडजेक्टिव है केयरिंग, तो आपको केयरिंग का नाउन लिखना है, तो ये होगा केयर। तो डी में आप लिखेंगे केयर, CARE, केयर। फिर ई, कैप्टन जेम्स कुक ट्रेवल्स थ्रू आउट द अर्थ। कैप्टन जेम्स कुक जो है वो पूरे अर्थ में ट्रैवल किए थे, यहाँ पे ट्रैवल करना वर्ब है। तो ही इज अ फेमस ब्लैंक, तो ही इज अ फेमस ट्रैवलर। तो अब आप इसे जल्दी से लिखें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि अलग अलग ना चीजों से एंड होते हैं, मतलब अलग अलग वर्ड की कॉम्बिनेशन, लेटर के कॉम्बिनेशन से एंड होते हैं। सबसे पहले हैं एंटी वाले वर्ड्स, तो ये है डिफरेंट, डिफरेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, पेरेंट, पेरेंट, प्लांट, प्लांट, प्रेसिडेंट, president, student, student, want, want, went, went, clerk, clerk, jerk, jerk, ये देखो अब आर के से एंड होने वाले वर्ड्स हैं। bookmark, bookmark, park, park, work, work। फिर है एल टीज वाले वर्ड, adult, adult, belt, belt, difficult, difficult, melt, melt, result, result, salt, salt। अब है LF वाले वर्ड्स, तो ये है calf, calf, half, half, elf, elf, golf, golf, gulf, gulf, self, self, shelf, shelf, wolf, wolf। फिर है PT वाले वर्ड्स, तो
accept, accept, adopt, adopt, wept, wept, crept, crept, accept, accept, kept, kept, slept, slept. फिर है ft वाले वर्ड्स, craft, craft, gift, gift, left, left, lift, lift, raft, soft, soft. ठीक है, फिर है ct वाले वर्ड्स, तो fact, fact, act, act, abstract, abstract, affect, affect, architect, architect, connect, connect, respect, respect. ठीक है, ये थे हमारे साउंड्स ब्लेंड टुगेदर, जो कि एक साथ मिलके ना दो तीन लेटर जब मिलते हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो। तो देखो अब इसके नीचे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, अंडरलाइन द सेम कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो चलो पहले वाले में है, आपको हर एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कि सेम कॉन्सोनेंट ब्लेंड से एंड होते हो, चाहे तो वो अगर लास्ट में उनके आर के आ रहा है तो दो वर्ड्स जिनमें आर के आए, दो वर्ड्स जिनमें एन टी आए, या फिर एल टी आए, या फिर एल एफ आए। ऐसे वर्ड्स हमें देखने हैं, ढूंढने हैं और उन्हें अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो सेकेंड हमारा एक्सरसाइज था अंडरलाइन वाला। तो उसके फर्स्ट में देखो, ए में दो वर्ड्स हैं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को आप अंडरलाइन करो, द प्रेसिडेंट गेव द स्टूडेंट द गोल्ड मेडल। तो एक होगा प्रेसिडेंट, उसको आप अंडरलाइन करो, और दूसरा है स्टूडेंट, उसको अंडरलाइन करो। बी, वी वॉन्ट टू गो टू द पार्क, फाइनली वी वेंट टू द बीच। तो देखो दो आपको ढूंढने जो कि सेम हो, तो एक होगा वॉन्ट और दूसरा होगा वेंट। तो दोनों के नीचे आप अंडरलाइन करो, वॉन्ट और वेंट के नीचे। सी, माई क्लर्क डज हिज वर्क वेल। तो देखो क्लर्क वर्क एक जैसे हैं, तो क्लर्क के नीचे आप अंडरलाइन करो और वर्क के नीचे करो। डी, द वुल्फ एट द काफ एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखो वुल्फ और काफ दोनों में एल एफ है लास्ट में, वुल्फ काफ एल एफ। फिर ई, she wept as she could not accept the fact that she did not win the prize। तो यहाँ पे देखो wept और accept दोनों में pt है लास्ट में, तो ये होंगे हमारे दो वर्ड्स, wept, accept। जल्दी से लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब मैं सिर्फ कर रही हूं, चाहो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर से लिख सकते हो। तो अब है हमारा एक्सरसाइज 3, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद आर के और आर टी ब्लेंड्स। आपको ये यहाँ पे पेज नंबर 17 में आपको यहाँ पे आर के या फिर आर टी का यूज करते हुए वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो पहला है, आई ब्लैंक हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। डब्ल्यू ओ पहले से दिया हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू ओ हमें पहले से दिया हुआ है, तो डब्ल्यू ओ हमें दिया हुआ है, आपको इसमें ऐड करना है आर के। तो देखो डब्ल्यू ओ दिया हुआ है ना, उसके साथ ऐसे, तो ऐसे से ऐसे ऐसे आर के को वहां पे लिख दो सिर्फ, ये सिर्फ डैश भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर के लिख देना, तो वर्क हो गया जाएगा वो। आई वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ब्लू मार्कर दिख रहा है? आई थिंक नॉट, चलो कोई बात नहीं। ए, डब्ल्यू ओ
तो यहाँ पे आर के आप लिख दोगे, आई वर्क हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। फिर द ब्लैंक ऑन माई SHI डिड नॉट फेड इवन आफ्टर वॉशिंग, तो DI है, देखो DI के बगल में हो जाएगा RT। द डर्ट ऑन माई, देखो SHI दिया हुआ है तो उसमें हो जाएगा RT। द डर्ट ऑन माई शर्ट, मतलब मेरे जो शर्ट में जो मैल लगा हुआ था वो अभी भी नहीं गया, धोने के बाद भी नहीं गया। ठीक है। सी, द PA नियर माई हाउस इज अ बिग वन, तो PA पहले से दिया हुआ है तो पार्क होगा वो। द पार्क नियर माई हाउस इज अ बिग वन। फिर यूज अ स्पून एंड अ ब्लैंक, तो यूज अ स्पून एंड अ फोर्क, FO, तो आप लिखोगे RK। फिर E, द CLE दिया हुआ है, एट द ऑफिस हैड अ लॉट ऑफ वर्क, तो CLERK, क्लर्क इन एट द ऑफिस हैड अ लॉट ऑफ वर्क, तो क्लर्क में RK आप लगाओगे। वैसे ही WO दिया हुआ है तो RK। ठीक है, इसे लिख लो। ये था हमारा एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज 4। अब LT लगाना है। देखो हमें यहाँ पे RK और RT लगाया था, अब हमें LT या फिर LF लगा के कंप्लीट करना है। तो पहला है ब्लैंक द बटर, तो ME दिया हुआ है तो मेल्ट द बटर, पिघलाना यहाँ पे होता है। मेल्ट द बटर, एड शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो SALT, दोनों में LT ए में। बी में ब्लैंक इज एन इंटरेस्टिंग गेम, GO दिया हुआ है तो गोल्फ इज एन इंटरेस्टिंग गेम, LF। सी, द बुक्स आर इन द SHE दिया हुआ है, द बुक्स आर इन द शेल्फ, शेल्फ में होती है बुक्स, तो SHE LF आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर D, द W डिड नॉट लाइक द कोल्ड द यंग वन ऑफ अ हॉर्स, जो हॉर्स का बच्चा होता है ना उसे कोल्ड कहा जाता है, तो WOLF, द वुल्फ डिड नॉट लाइक द कोल्ड, COLT, तो यहाँ पे एक में आप LF लगाओगे और दूसरे में LT लगाओगे। फिर है हमारा E, एंड ब्लैंक इज अ टाइनी मैन हु इज जस्ट ब्लैंक द साइज ऑफ अ नॉर्मल मैन, तो NE पहले से दिया हुआ है, LF, एल्फ एक छोटा सा आदमी होता है जो कि नॉर्मल आदमी से ना आधा होता है साइज में, तो हाफ द साइज, HA पहले से दिया हुआ है, LF आप लगाओगे तो इसमें दोनों में LF लगेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लो। ये थर्ड एक्सरसाइज था पेज नंबर 17 का, और ये फोर्थ था। ठीक है, फिर देखो एक्सरसाइज 5 में हमें क्या करना है, इसको पहले HW डाल लो आप लोग। एक्सरसाइज 5 जो है उसको HW डालो। फिर राइट 3 sentences ऑन योर ओन यूजिंग एनी ऑफ द कॉन्सोनेंट ब्लेंड, आपको किसी भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड का चूज करके उनसे रिलेटेड कोई भी 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। मान लो आपने चूज किया LF, ठीक है, तो LF वाले कोई 3 वर्ड ले लो, जैसे आपने ले लिया गोल्फ, ठीक है, वैसे ही ले लिया वुल्फ, और वैसे ही ले लिया काफ। ठीक है, चूज कर लो कोई भी 3 वर्ड और इन 3 वर्ड से सेंटेंसेस बना दो। ठीक है, यही करना है। आर के ले रहे हो तो आर के वाले कोई 3 वर्ड चूज करो और उन 3 वर्ड से सेंटेंसेस बना दो। वैसे ही अगर एनटी ले रहे हो तो उनसे सेंटेंसेस बना दो, एलटी ले रहे हो तो उनसे बना दो, एफटी ले रहे हो तो उनसे बना दो, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, फिर देखो अब हम आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में देखो यहाँ पे पेज नंबर 17 में ही नीचे लिखा हुआ है, साथ में आओ हम लोग पढ़ेंगे अब इसको। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज जो है ना वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। ये सेंटेंस पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन इससे कुछ मीनिंग निकल जाती है। ठीक है, सेंटेंस पूरा नहीं होता लेकिन कुछ मीनिंग इससे निकल जाती है, ऐसे ही इसे ही फ्रेज कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ऐसे फ्रेज जो कोई काम बताते हैं, कोई वर्ब की तरह काम करते हैं, उन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब ही पढ़ने वाले हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, ब्रोक डाउन, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में है, आपको ब्लैक में भी ज्यादा डार्क किया हुआ है, ब्रोक डाउन, वैसे ही कॉल्ड ऑफ, वैसे ही सेटअप। तो पहला है द कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे टू ऑफिस, मतलब जो कार है ना वो अचानक से रुक गई। तो ब्रोक डाउन मतलब होता है कोई चीज जब अचानक रुक जाती है ना उसे ब्रोक डाउन कहते हैं, या बिगड़ जाना जिसे कहते हैं। तो ब्रोक डाउन, इससे कुछ पता चल गया ना, बिगड़ गई।
लेकिन पूरा नहीं पता चलता, पूरा सेंटेंस नहीं है ये, लेकिन कुछ पता चलता है, इसलिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। फिर कॉल्ड ऑफ, तो बंद कर देना। दिस वर्कर्स कॉल्ड ऑफ देयर 20 डे स्ट्राइक, मतलब जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी 20 दिन की हड़ताल को बंद कर दिया। मिस्टर राजन सेट अप अ न्यू टेक्सटाइल बिजनेस, सेटअप मतलब होता है लगाना, तो मिस्टर राजन ने अपने लिए एक नया टेक्सटाइल बिजनेस खोला है। फिर देखो, अब आ जाओ ये वाले पेज में, पेज नंबर 18। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मीनिंग्स दी गई हैं और उनकी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ इन्हें क्या कहते हैं। पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, व्हीकल मशीन गेट अपसेट रिलेशनशिप। हाँ, ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज ना बंद पड़ जाती है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे कोई आप गाड़ी से जा रहे हो और आपकी गाड़ी बंद पड़ गई तो उसे गाड़ी का ब्रेक डाउन होना कहते हैं। या फिर जब आप बहुत ज्यादा अपसेट होते हो ना तो उसे भी ब्रेक डाउन होना कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अपसेट हो, दुखी हो किसी चीज को लेके, तो उसे भी ब्रेक डाउन होना कहते हैं। फिर ब्रेक इन, फोर्स एंट्री इनटू अ बिल्डिंग, जब कोई जबरदस्ती किसी बिल्डिंग में घुस जाता है ना उसे ब्रेक इन कहते हैं। ठीक है। ब्रेक आउट, स्टार्ट सडनली, जब कोई चीज अचानक से बढ़ जाती है या अचानक से फैलने लगती है, शुरू हो जाती है, उसे ब्रेक आउट कहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस जो है देखो, अभी अचानक से एकदम फैलने लग गया ना, तो वो ब्रेकआउट है। ठीक है। फिर ब्रेकअप, एंड या स्कैटर। ब्रेकअप मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। ठीक है, ब्रेकअप मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, बिखर जाना। फिर कॉल ऑफ, तो किसी चीज का रुक जाना या कैंसिल हो जाना, उसे कॉल ऑफ कहते हैं। कैरी ऑन, कंटिन्यू, मतलब किसी चीज को आगे चलाते जाना। कैच अप, गेट टू द सेम पॉइंट। कैच अप मतलब होता है गेट टू द सेम पॉइंट, मतलब सेम जगह पे पहुंचना। मान लो आप लोग, दो लोग दौड़ रहे हो, कोई आपसे बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है, तो आपको उसे कैचअप करना है, मतलब आपको उसके जितना डिस्टेंस में पहुंचना है, तो सेम पॉइंट पे आप पहुंचोगे तब तो उससे कैचअप कर पाओगे। ठीक है। फिर चेक इन, अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एन एयरपोर्ट। चेक इन करना मतलब होता है किसी होटल या फिर किसी एयरपोर्ट में जाना, अपना नाम रजिस्टर करना किसी होटल में या फिर किसी एयरपोर्ट पे जाना। एयरपोर्ट से एयरप्लेन में जाते हैं ना लोग, तो वो चेक इन करना कहलाता है। और चेकआउट मतलब होटल को लीव करना, जब आप होटल से निकलते हो तो वो चेकआउट कहलाता है, जब होटल में आते हो तो वो चेक इन कहलाता है। ड्रॉ अप, मेक अ प्लान, जब आप कोई प्लान बनाते हो ना, उसे ड्रॉ अप करना कहते हैं। ठीक है। फिर गिव अवे, जब आप कोई चीज दे देते हो तो वो गिव अवे होता है। गिव अप मतलब किसी चीज को छोड़ देना, स्टॉप कर देना। जब आप कोई काम कर रहे हो और उस पर से छोड़ देते हो तो वो गिव अप करना कहलाता है। गो अहेड मतलब आगे बढ़ते जाना। ठीक है। प्रोसीड मतलब बढ़ते जाना या फिर किसी काम को शुरू करना। गो अहेड का दोनों मीनिंग होता है। फिर कीप अप मतलब होता है कंटिन्यू करना, कि कोई काम आप कर रहे हो और उसे आगे भी अगर करते जा रहे हो तो वो कीप अप करना बोलते हैं। फिर लुक आफ्टर मतलब केयर करना, ध्यान रखना। मेक आउट, अंडरस्टैंड, जब आप कोई चीज को समझ जाते हो तो मेक आउट कहलाता है। पिक आउट, चूज, जब आप कोई चीज को चूज करते हो ना तो उसे पिक आउट करना कहते हैं। मान लो बहुत सारे चॉकलेट्स, आप किसी शॉप में गए और वहां पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है, तो आपने सोचा कि नहीं मुझे तो यही वाली चॉकलेट चाहिए, तो बहुत सारी में से आपने एक उठा ली, तो उसे ही पिक आउट करना कहते हैं। ठीक है। फिर पुट ऑफ, पोस्टपोन, जब आप किसी काम को टाल देते हो ना, जैसे आपने सोचा कि आज मैं काम नहीं करता या आज मैं होमवर्क नहीं करता, मैं कल करूंगा, तो आप उसे टाल रहे हो ना कल पे, तो उसे पुट ऑफ करना कहते हैं। फिर देखो पेज पलटो। टेक ऑफ, स्टार्ट टू फ्लाई, टेक ऑफ जो है वो प्लेन के लिए यूज करते हैं। टेक ऑफ करना, प्लेन का टेक ऑफ करना मतलब प्लेन जो है अब उड़ने लगी है। ठीक है। टर्न डाउन, रिफ्यूज, कोई काम को जब आप करने से मना कर देते हो तो उसे टर्न डाउन करना कहते हैं। फिर टर्न ऑन, स्टार्ट द एनर्जी स्विच ऑन, जब आप किसी चीज को ऑन करते हो तो वो टर्न ऑन करना कहलाता है। जैसे आपने पंखा घर में ऑन किया तो वो टर्न ऑन करना कहलाएगा। फिर टर्न ऑफ, जब आप पंखा बंद कर देते हो, फैन ऑफ कर देते हो। फिर वेयर आउट, नो लॉन्गर इन गुड कंडीशन। वेयर आउट का मतलब होता है कि अब वो ना जो चीज है वो बहुत पुरानी और खराब हो चुकी है, मतलब उसकी जो कंडीशन है ना वो अब अच्छी नहीं है। मान लो आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, आपके पास कोई खिलौना है और वो खिलौना जो है ना
वो बहुत साल पुराना हो गया है और अब वो टूट भी गया है थोड़ा, उसके छोटे छोटे पीसेस थोड़े इधर उधर हो गए हैं, उसकी बैटरी डाउन हो गई है, या फिर कुछ और ऐसा हो गया है, तो उसे वियर आउट हो जाना कहते हैं। मतलब अब उसकी जो कंडीशन है वो पहले जैसी नहीं है, पहले जैसी अच्छी नहीं है। फिर वर्कआउट, वर्कआउट करना मतलब एक्सरसाइज करना, ठीक है। या फिर आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना, या आपका कोई काम बन जाता है, तो उसे वर्कआउट करना कहते हैं। या फिर आप कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई चीज समझने की कोशिश करते हो, उसे भी वर्कआउट करना कहते हैं। तो अब चलो, फ्रेजल वर्ड से हमें यहाँ पे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। वी हैव ब्लैंक अ प्लान फॉर कलेक्टिंग फंड्स टू हेल्प द नीडी। तो ये होगा, पहला है कंप्लीट द फ्रेजल वर्ड। तो ए होगा वी हैव वर्कड आउट, हमने एक प्लान बनाया है, तो वर्कड आउट अ प्लान, ठीक है। फिर बी है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्लैंक व्हाट एग्जैक्टली द चाइल्ड वांटेड। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझना, तो ये होगा मेक आउट। एक बच्चे को क्या चाहिए वो समझना बहुत मुश्किल काम है। सी, शी ब्लैंक द सिक बेबी अंटिल ही शी रिकवर्ड। तो शी लुक्ड आफ्टर मतलब ध्यान रखी सिक बेबी का, उस बच्चे का जो कि बीमार था, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, तो शी लुक्ड आफ्टर द सिक बेबी। डी, he blank all his good clothes to the poor last month। तो he gave away, उसने दे दिए अपने सारे अच्छे कपड़ों को पुअर लोगों को, ठीक है, जिन्हें उनकी ज्यादा जरूरत थी। gave away। फिर he blanked the habit of smoking long time ago। तो he gave up मतलब छोड़ देना, तो he gave up, उसने स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना छोड़ दिया बहुत ही पहले, बहुत टाइम पहले उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीने की आदत को छोड़ दिया। फिर yesterday my mother blanked my request of going to a movie। तो yesterday my mother turned down मतलब मना कर देना, तो मैंने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बाहर जाने दे मूवी के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो टर्न डाउन। फिर है जी, आई ब्लैंक माई वर्क फॉर टुडे एज माई अंकल हैज कम। तो मैंने अपने आज के काम को पोस्टपोन कर दिया, मतलब मैं बाद में करूंगा क्योंकि मेरे अंकल आ गए हैं आज, तो पुट ऑफ, आई पुट ऑफ माई वर्क फॉर टुडे एज माई अंकल हैड कम, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो हमारा सेकंड है ना, वो क्या है देखो, उसमें भी हमें फ्रेजल वर्ड्स ही फिल करने हैं। सेकंड में भी हमें फ्रेजल वर्ड्स ही फिल करने हैं, फिल विथ फ्रेजल वर्ड्स। यहाँ पे आपको क्लू दिए गए हैं, मतलब एक बॉक्स दिए गए हैं जिनसे देखकर आपको इसे भरना है। तो देखो, पहला होगा when she heard that India lost the match she blank। तो मैंने बताया था ब्रोक डाउन मतलब होता है कि बहुत निराश हो जाना, तो when she heard that India lost the match she broke down, वो अपसेट हो गई जब उसे पता चला कि इंडिया मैच हार गई। फिर बी, मिसेस शीला ब्लैंक हर ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल। तो मिसेस शीला लुक्ड आफ्टर, ध्यान रखिए अपनी ग्रैंड मदर का जो कि हॉस्पिटल में थी, लुक्ड आफ्टर। सी, आई ब्लैंक माई वर्क फॉर द वीकेंड। तो मैंने आई पुट ऑफ माई वर्क फॉर द वीकेंड, मैंने अपने काम को इस हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है। फिर डी, ही ब्लैंक ईटिंग चॉकलेट्स। तो ही गेव अप, उसने छोड़ दिया है चॉकलेट्स खाना। फिर ई, आई ब्लैंक देयर वॉज अ पावर कट येट आई ब्लैंक विथ माई प्रोजेक्ट वर्क। पावर कट हो गया था येट आई कैरिड ऑन, फिर भी मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया, तो
कैरिड ऑन, मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कंप्लीट करता ही रहा, आगे उसे बनाता ही रहा। तो ये था हमारा पेज नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है यहाँ पे। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में मुझे आपको एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी, आप सुनेंगे, ठीक है? तो ये है, our forests are important sources of natural wealth. They supply the air that we breathe, timber for rail tracks, houses, furniture, and so on. They also supply fuel for cooking and bamboos for making paper. Medicinal herbs also come from forests. Unfortunately, forests were ruthlessly destroyed in the past years. While forests are disappearing, the demand for timber is growing. We must therefore protect and develop our forests. One Mahotsav is an important step in this direction. It is observed for a week in July every year. During this week, thousands of saplings are planted throughout the country. This is being done to restore our fast disappearing forests. So ये था एक listening activity. अब हम इसी से related questions को यहाँ पे आंसर देंगे। तो देखो क्या होगा। देखो हमने अभी अभी एक क्या बोलते हैं लिसनिंग एक्टिविटी पढ़ी थी, मैंने आपको कुछ बोल के सुनाया था, फॉरेस्ट के बारे में आपने उसे पढ़ा था। अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप सभी पेज नंबर 20 पे आ जाए। पहला है, व्हाट डू फॉरेस्ट सप्लाई फॉर मेकिंग पेपर? तो फॉरेस्ट सप्लाई बैम्बूज फॉर मेकिंग पेपर, बैम्बू देती है पेपर बनाने के लिए फॉरेस्ट। हाउ आर फॉरेस्ट हेल्पफुल इन कीपिंग अस हेल्दी? तो हेल्दी रखने में हमें फॉरेस्ट कैसे हेल्पफुल है? तो फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन कीपिंग अस हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग अस विद मेडिसिनल हर्ब्स। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल, ठीक है, कैसे हेल्पफुल है? क्योंकि वो हमें मेडिसिन बनाने वाली जड़ी बूटियां और पौधे, ठीक है, जड़ी बूटियां को देती है और पौधे देती है। फिर सी क्या है? वाई शुड वी प्रोटेक्ट एंड डेवलप फॉरेस्ट? हमें क्यों फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए? तो वी शुड प्रोटेक्ट एंड डेवलप फॉरेस्ट बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ टिम्बर। हमें उन्हें प्रोटेक्ट और डेवलप करना चाहिए क्योंकि उन्हीं से हमें टिम्बर मिलता है, ठीक है। टिम्बर जो है रेल ट्रैक्स बनाने और बहुत सारे कामों में यूज होता है। फिर डी, हाउ डज वन महोत्सव हेल्प अस? वन महोत्सव हमें कैसे हेल्प करता है? तो वन महोत्सव हेल्प्स अस इन रिस्टोरिंग अवर फास्ट डिसअपियरिंग फॉरेस्ट। वन महोत्सव हमें हेल्प करता है क्योंकि हमें ये ना, हमारे जो बहुत जल्दी जो फॉरेस्ट है वो गायब होते जा रहे हैं ना, उन्हें वापस अच्छे से बनाने में, लोगों को जागरूक करने में हेल्प करता है। फिर ई, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नेचुरल? ये जो वर्ड है नेचुरल, उसका एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है? तो आर्टिफिशियल। फिर नाउन फॉर्म ऑफ डेवलप, डेवलप वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है डेवलपमेंट। तो आप इसे जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब आप सीधा आ जाओ वर्कशीट 1 पे, पेज नंबर 22, ठीक है। पेज नंबर 22 पे आ जाओ, वर्कशीट 1। अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन सेंटेंस और टू, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देखो अब वर्कशीट 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हम अब देंगे। तो वाई डिड जॉनी एप्पल सीड वांट टू प्रोड्यूस मेनी एप्पल ट्रीज? जॉनी एप्पल सीड क्यों बहुत सारे एप्पल ट्रीज लगाना चाहते थे?
तो जॉनी एप्पलसीड wanted to produce many apple trees so that no one would ever go hungry again. इसलिए लगाना चाहते थे ताकि कोई भी कभी भी भूखा ना रहे. फिर बी, वेयर डिड जॉनी एप्पलसीड प्लांट एप्पल ट्रीज? वो कहाँ एप्पल ट्रीज लगाते थे? तो जॉनी एप्पलसीड प्लांटेड एप्पल ट्रीज इन ओपन फॉरेस्ट्स along the roadways and by the streams. कहाँ कहाँ लगाते थे? तो ओपन फॉरेस्ट में लगाते थे, रोड के किनारे लगाते थे, और पानी वगैरह जो रहता है ना वहां आसपास लगाते थे. फिर सी, हाउ डिड जॉनी एप्पलसीड टेक केयर ऑफ द नर्सरीज? जॉनी एप्पलसीड जो हैं वो नर्सरीज की कैसे देखभाल करते थे? तो जॉनी एप्पलसीड took care of the nurseries by carefully selecting planting spots. वो बड़े ध्यान से कहाँ कहाँ पे मुझे प्लांट करना है उसकी जगह निर्धारित करते थे. फिर ना आसपास जगह को ना घेर देते थे, फेंस लगा देते थे, ताकि कोई जानवर आके उसे खाए ना या फिर कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए. और फिर उसके बाद फिर वो बीज को है बोते थे उसमें, और फिर ग्राउंड को ना अच्छे से जोतते थे, मतलब हाँ, खोदना और जो भी उसमें जरूरत की चीजें होती है सब डालते थे. फिर how did Johnny become friends with the Indian tribes? So Johnny became friends with the Indian tribes because he spoke many of the tribal languages that helped him in communicating with them. Johnny जो है वो इंडियन ट्राइब्स के साथ, इंडिया के जो ट्राइब्स थे, इंडियन ट्राइब्स जो थे, उनके साथ कैसे जो है वो फ्रेंड्स बने थे? तो उनको कई सारी ना ट्राइबल लैंग्वेजेस, वो भाषा आती थी जो कि आदिवासी ट्राइबल लोग बोलते थे, और इसीलिए वो जो है ना जॉनी उनसे बात कर पाए. अगर आपको उनकी लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप किसी से बात कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे. और इसीलिए जॉनी ने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रखी थी, इसीलिए वो उनसे बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए, और इसी से वो उनके साथ दोस्त बन गए. फिर ई, Was Johnny Appleseed a poor man? How do you know? क्या जॉनी एप्पलसीड एक पुअर आदमी थे, गरीब आदमी थे? कैसे आपको पता है? तो नो, Johnny Appleseed was not a poor man because he had accumulated a lot of money by selling his apple trees and his land. तो नहीं, जॉनी एप्पलसीड एक पुअर आदमी नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा था. क्या से? तो अपने एप्पल ट्रीज को बेच के और अपनी जमीन को बेच के. ठीक है, तो ये हो गया. अब आप इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट. अब मैं इसे रब कर रही हूं. फिर वर्कशीट 1 में जो इसके नीचे है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर द लेसन. ठीक है, ये 5 जो आंसर थे उसके छोड़ भी हैं वर्कशीट 1 में ही. तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर हम लिख लेते हैं. जॉन चैपमैन इज पॉपुलरली नोन एज जॉनी एप्पलसीड. तो आपको सिर्फ वहां पे जॉनी एप्पलसीड लिखना है. ठीक है, और कुछ मत लिखना. पहले का आंसर है जॉनी एप्पलसीड, सेकंड का. ठीक है. बी, जॉनी एप्पलसीड स्पेंट हिज लाइफ ट्रैवलिंग अक्रॉस, यहीं से लिखना ब्लैंक जो दिया हुआ है इसमें, अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सी, जॉनी एप्पलसीड डाइड ऑफ सिकनेस. उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना स्नो स्टॉर्म के टाइम पे, तो सिकनेस ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म. फिर आ जाओ वर्कशीट 3 में. यहाँ पे है आई नीड टू लुक. आपको फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करना है. देखो लुक के साथ क्या लगता है? फॉर. तो आई नीड टू लुक फॉर द डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो वेयर इट इज. तो आई नीड टू लुक फॉर मतलब मुझे ढूंढना है. तो लुक पहले से लिखा हुआ है, फॉर आप लगाएंगे. तो आई नीड टू लुक फॉर, पहले ब्लैंक में आप फॉर भरेंगे फर्स्ट में. सेकेंड बी, टर्न ब्लैंक द लाइट्स. तो टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब लाइट्स को बंद करो. सी, द फॉरेस्ट फायर ब्रोक ब्लैंक रैपिडली एंड डिस्ट्रॉयड द ट्री. तो फायर, फॉरेस्ट में जो है फायर जो है ब्रोक आउट मतलब आग लग गई, अचानक फैल गई. फिर डी,
The strike was called off because the workers are happy now. The strike was called off, O off, मतलब जो strike थी वो बंद कर दी गई, हड़ताल बंद कर दी गई. फिर E, तो she cannot do blank her Barbie doll. तो she cannot do without her Barbie doll. वो अपनी बारबी डॉल के बिना नहीं रह सकती. शी कैरीज इट वेर एवर शी गोज. वो उसे हर जगह लेकर जाती है. ये था आपका फर्स्ट. सेकंड में फिर से आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट विथ फ्रेजल वर्ब्स. आप लिख लेना आगे क्वेश्चन जो भी है. फिर ए है. ए में क्या होगा? ब्लैंक विथ योर वर्क अंटिल आई आस्क यू टू स्टॉप. तो कैरी ऑन विथ योर वर्क मतलब अपने काम को करते रहो जब तक मैं आपको रुकने को ना कहूं. कैपिटल्स में लिखना है कैरी, क्योंकि देखो सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां से. सो कैरी आप कैपिटल में लिखोगे सी. फिर आई रियली कांट हियर यू, प्लीज ब्लैंक लाउडली सो दैट आई कैन हियर यू. तो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, प्लीज स्पीक अप. प्लीज जोर से बोलो, स्पीक अप लाउडली मतलब आप जोर से बोलो ताकि मैं आपको सुन सकूं. फिर सी, राजू ब्लैंक स्मोकिंग 5 years ago. तो स्मोकिंग गेव अप, उसने स्मोकिंग बंद कर दी. राजू गेव अप स्मोकिंग 5 years ago. डी, सिम ब्लैंक टू से दैट शी इज नॉट कमिंग फॉर द पार्टी टुनाइट. तो सिम कॉल्ड अप मतलब सिम ने कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो आज रात की पार्टी में नहीं आ पा रही है. कॉल्ड अप. फिर ई, A man was blanked by a car and was injured badly. तो किसी ने उसे कार से ना मतलब ठोकर मार दी, तो knocked down, जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा लग गया है. तो knocked अलग है, down अलग है, ठीक है, ध्यान रखना. knocked down. फिर है थर्ड है मैच. आपको मैच करना है फ्रेजल वर्ब को उनकी मीनिंग के साथ. तो पहला है पुट ऑफ. तो पुट ऑफ को आप मैच करोगे फोर्थ में पोस्टपोन. पुट ऑफ मतलब होता है किसी काम को आगे के लिए टाल देना या आगे रख के कर देना कोई काम को. फिर बी, वेयर आउट. तो वेयर आउट को आप मैच करोगे सेकंड से, नो लॉन्गर इन गुड कंडीशन. जब किसी चीज की कंडीशन खराब हो जाती है तो उसे वेयर आउट होना कहते हैं, जैसे मैंने बताया था कोई टॉय. सी, कीप अप. कीप अप मतलब होता है कंटिन्यू रखना. तो कीप अप को आप मैच करो फर्स्ट से, कंटिन्यू कोई काम को जारी रखना. डी, पिक आउट. पिक आउट मतलब होता है चूज. जब आप किसी चीज को चूज करते हो तो वो पिक आउट कहलाता है, तो उसे थर्ड से आप मैच करोगे, चूज. ए, मेक आउट मतलब होता है समझ जाना. जब आप किसी चीज को समझ जाते हो तो वो मेक आउट होता है, तो उसका मतलब होता है अंडरस्टैंड. तो आप उसे सिक्स्थ से मैच करोगे. और लास्ट है एफ, ब्रेकअप मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना. तो ब्रेकअप का फिफ्थ एंड. ठीक है, आप इसे जल्दी से लिखो. चलो अब यहाँ पे देखो वर्कशीट 3 है. यहाँ पे जॉनी एप्पल सीड के बारे में कुछ बताया गया है. मैं बहुत जल्दी से इसे आपको पढ़ा देती हूँ और आपको इसकी जो फैक्ट्स हैं, ये बातें जो हैं उसे याद रखना है. तो पहला है, he was born in Leominster, Massachusetts on 26 September 1774. मतलब जॉनी एप्पल सीड का जन्म जो है वो लियोमिंस्टर मैसाचुसेट्स में हुआ था 26 सितंबर 1774 को. फिर by age 6 his family moved to Long Meadow, Massachusetts. जब वो 6 साल के थे तब वो और उनकी फैमिली एक जगह चले गए. मतलब लियोमिंस्टर छोड़ के वो लॉन्ग मेडो एक जगह का नाम है, जैसे हम भारतवार छोड़ के अगर सक्ती चले जाएं वैसे ही. तो वो लियोमिंस्टर छोड़ के लॉन्ग मेडो चले गए, वो भी मैसाचुसेट्स में ही था, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ वैसे ही मैसाचुसेट्स. फिर between 19 and 21 years of age, John Chapman left home and began to move towards the west. It's said he learned his craft in Wilkes-Barre, Pennsylvania. जब वो 19 से 21 साल के बीच के थे तो जॉन ने अपना घर छोड़ दिया और फिर वो वेस्ट की तरफ चले गए. वहां उन्होंने कैसे जो है
क्या बोलना चाहिए, एप्पल जो है ना वो किस तरीके से प्लांट किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है ताकि वो अच्छे बड़े हों, ये जो कला है उन्होंने विल्किस बेर, एक जगह है पेंसिल्वेनिया में, विल्किस बेर, वहां सीखी। फिर he planted his first apple nursery in Broken Straw Creek, पेंसिल्वेनिया। उन्होंने अपनी पहली एप्पल नर्सरी, मतलब एप्पल का बहुत ज्यादा जो पेड़ वेड़ वो जो लगाना सीखे, वो सबसे पहले अपना जो खुद का लगाए, वो एक जगह है ब्रोकन स्ट्रॉक क्रीक, पेंसिल्वेनिया में, वहां उन्होंने अपना पहला एप्पल नर्सरी लगाया या खोला। फिर मतलब प्लांट किया जिसे हम कहते हैं। His time spent among the Indians, most likely the Mohicans, was between Venango County, Pennsylvania, and the French Creek River, a tributary of the Allegheny River. वो ना अपना जो ज्यादा समय था वो कहाँ के जो इंडियन ट्राइब्स के साथ बिताए, तो मोहिकन्स एक इंडियन ट्राइब है, उनके साथ वो अपना समय बिताते थे, जो कि कहाँ पे थे, तो वेनेंगो काउंटी, ये भी पेंसिल्वेनिया में है, और एक फ्रेंच क्रीक रिवर है जो कि किसके साथ, किसकी रिवर से मिलकर बनी है, तो सहायक नदी है, मतलब कंप्लीट करती है किसी रिवर को, तो वो है एले एलेघेनी रिवर। फिर he spent some time near Lake Erie during the War of 1812, most likely near French Creek. उन्होंने अपना कुछ समय लेक एरी के पास बिताया था, जब क्या बोलते हैं वॉर चल रहा था 1812 का, ठीक है, वो जगह भी फ्रेंच क्रीक के पास है। He continued traveling west, reaching as far as Ohio. वो जो है ना वेस्ट की तरफ ही बढ़ते गए आगे, और वो कहाँ तक गए, ओहायो, ओहायो तक वो गए, लास्ट वो वहीं गए, ओहायो तक ही। फिर in his later years he continued planting orchards as far as west इंडियाना। हाँ, तो जब उनकी एज ज्यादा बढ़ गई, बाद में वो अपने जो ऑर्चर्ड्स थे, मतलब फूलों का जो बगीचा, सॉरी फ्रूट्स का जो अपना क्या बोलते हैं गार्डन जो था, वो कहाँ पे लगाए, तो इंडियाना तक वो लगाते थे। इन द विंटर ऑफ 1845 जॉनी एप्पलसीड डाइड ऑफ निमोनिया नियर फोर्ट वेन इंडियाना, और 1845 के विंटर में जॉनी एप्पलसीड जो हैं वो निमोनिया से खत्म हो गए, किस जगह पे, तो फोर्ट वेन इंडियाना में। आपको ये जान के थोड़ा लगेगा कि पहले के जमाने के जब जॉनी एप्पलसीड थे, उस टाइम पे लोग जो है ना ही गाड़ियां थी, ना ही ट्रेन, ना ही बस, तो लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा चल के 20 से 30 माइल या फिर 20-30 चलो 40 किलोमीटर तक जाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जितनी भी लाइफ में सिर्फ वो ट्रैवल ही किए, और वो पहले थे ऐसे जो कि सिर्फ फुट पे ही, मतलब पैरों से चल के ही इतना लंबा रास्ता तय करते थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, जॉनी एप्पलसीड। अब हम नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ग्रामर पढ़ें, हो सकता है इंग्लिश पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।